हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर, हो रही है। चलो। अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या चीज़ें देखी थी, कुछ याद है? लास्ट टाइम लेक्चर हमारा हुआ कब था? अच्छा, हाँ जी, पास बाय रेफरेंस। अच्छा, आज जो है ना वो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखनी है या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बात एक ही होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सेम है। और ये देखना है स्टैटिक के 7 केसेस है, हमने वो देखने हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देखनी है, लेकिन इससे पहले चीज़ें देखने से पहले मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि मुझे शायद 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 हो सकता है आपका एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़े। हाँ, आपका काम हो गया वह ना, अब चुप कर जाओ। तो आप फ्राइडे को किसी टाइम दे सकते हैं? शायद की बात है, मैं इस पर कंफर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन आप टाइम रख लीजिएगा। अगर क्लास नहीं होती तो मुझे बता दें, ताकि उस दिन मैं फिर ले लूँगा। सिर्फ मैं जो है वो तकरीबन 10:45 से 11:55 यानी 12 बजे तक बिजी होता हूँ। इसके अलावा मैं तकरीबन फुल डे फ्री होता हूँ। तो मुझे आप लोगों का टाइम चाहिए होगा, तो वो आप कब तक दे सकते, कोई आइडिया है? वो मैं सबसे पता पूछने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ना ऐसा करना है, अगर फ्राइडे की फ़िलहाल कोई मेकअप क्लास है तो फ़िलहाल मेरा ही रख लें, ठीक है। बता दीजिएगा बाकी सबको। तो एक ही मैंने स्लॉट लेनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लूँगा, एक ही स्लॉट लूँगा। 40 मिनट से ज़्यादा नहीं, कोशिश करूँगा जल्दी से पहले ख़त्म कर लूँ, ठीक है। और ट्राई मेरी पूरी ये होगी कि 40 मिनट भी ना लगे, इससे पहले कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपने फ्राइडे को जो है वो मुझे टाइम लाजमी देना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ जो है मेरा सिलेबस थोड़ा कम है, पीछे बाकी तकरीबन सारी क्लासें जो है जिन्हें मैं ये जावा पढ़ा रहा हूँ वो आगे हैं आप लोगों से ना। तो इसलिए मुझे लाजमी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आप लोगों को। एक ही लेक्चर चाहिए, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 40 मिनट तक ना जाए। ट्राई मेरी होगी कि पूरी ख़त्म करो पहले से, ठीक है। तो यार फ्राइडे का माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है, और बाकी को भी बता देगा, ठीक होगी बात। तो अभी ज़रा काम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का है और स्टैटिक है, उसके बाद एरेज का है, लेकिन एरे की केस स्टडी थोड़ी लेंथी है, तो शायद वो 2 क्लासों में कवर करनी पड़े ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है फ्राइडे को फिर मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लूँ। अगर लिया भी तो मैं 9:30 के लगभग लूँगा, या हो सकता है 10 बजे लूँ, ठीक है। 10 से 10:30 तक लूँगा, इतना ही ठीक होगी बात। अच्छा, पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो फाइल है, न्यू प्रोजेक्ट है, स्टार्ट करते हैं। ये जावा एप्लीकेशन आ जाएगी, ये नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ की क्लास के नेम पे रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में चीज़ें इस वजह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमने बाद में जाके ना और राइडिंग के साथ थोड़ा कंपैरिजन करना है, लेकिन ये टॉपिक आसान है और आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, ठीक है, और काफ़ी दफ़ा देखा होगा। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि फंक्शन का नेम सेम होगा, पैरामीटर डिफरेंट होंगे, ठीक है। इस तरह अगर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नाम पर ही होगा, डिफरेंट क्या होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। तो सेम फार्मूला कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी अप्लाई होता है, सेम फार्मूला फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आपने काम सबसे पहले कैसे करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड अ न्यू क्लास है, ठीक है। फिर ओवरलोडिंग के हमारे डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं इसमें। लेट्स सपोज इस क्लास का नाम हम न्यू क्लास ही जाने देते हैं, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ओवरलोडिंग में वो ये है कि फंक्शन का नेम सेम होता है, पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं, रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती, ठीक है। रिटर्न टाइप हमारे पास मैटर नहीं करती, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चीज़ें दो ही मैटर करती हैं, फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर। और यही चीज़ हमारी जो अप्लाई होती है कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम यानी क्लास के नाम पे, और आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पब्लिक है, ठीक है, इंटीजर करते हैं हम, सम का फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास बॉडी है। लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास दो आर्गुमेंट हैं, इंटीजर ए हो जाता है, कॉमा इंटीजर बी होता है। तो ये ए बी नाम पे नहीं चीजें डिपेंड करती है, टाइप पे डिपेंड करती है, इंट वगैरह पे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें हम कहते हैं रिटर्न हम कर देते हैं, ठीक है, हम रिटर्न करते हैं ए प्लस बी, ठीक है। इसे कर लिया कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ये भी फंक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ये भी हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब यहाँ चेक करें, फंक्शन का नेम सेम है सम तीनों में। यहाँ हम पैरामीटर टाइप चेंज कर देते हैं, यहाँ हम कहते हैं इंटीजर ए या इंटीजर बी, और कॉमा लेट्स सपोज हम कहते हैं इंटीजर सी है, ठीक है। यहाँ लेट्स सपोज हम कहते हैं इंटीजर की बजाय डबल डाटा टाइप दे देते हैं, ठीक है। डबल यहाँ भी कर देते हैं हम, और डबल हम यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जब रिटर्न टाइप डबल आ गई है, तो क्योंकि ए प्लस बी दोनों डबल हैं, जब ऐड होंगी तो फिर भी रिजल्ट डबल ही बनेगा, तो हमें रिटर्न भी डबल ही कराना चाहिए। अब ये तीनों फंक्शन जो हैं ये ओवरलोड है, ठीक है। तीनों का नेम सेम है, इसका नाम भी सम है, इसका नाम भी सम है, इसका नाम भी सम है, ठीक है। डिफरेंट क्या पैरामीटर्स हैं, यहाँ देखिए दो इंट टाइप के हैं, यहाँ तीन इंट टाइप के हैं, तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो गए तो ओवरलोडिंग होगी है। इससे पहला और तीसरा आप चेक करें, नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो दो ही हैं, लेकिन नेचर ऑफ पैरामीटर चेंज है, यहाँ इंटीजर है, नीचे डबल है, दूसरा भी इंटीजर है, यहाँ डबल है, ठीक है। तो या तो आप डाटा टाइप चेंज कर दें या नंबर ऑफ पैरामीटर कम या ज्यादा कर दें, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। यह क्या कहलाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। सेम चीज, जी बोलिए। सर सर अगर हमारे पास जैसे अब अपने यहाँ 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, इंटीजर ए बी सी, या जिस भी फंक्शन में हो, हमारे पास अगर डाटा टाइप्स डिफरेंट हो जाए, यहाँ पे इंटीजर भी हो जाए, फ्लॉट भी हो जाए, डबल भी हो जाए, तो फिर हम रिटर्न टाइप कौन सी लेंगे? क्या जो हमारे पास हाईएस्ट जो होती है डाटा टाइप, जैसे बिल्कुल जो डबल है, हाईएस्ट उसमें होती हम है, बिल्कुल जो हाईएस्ट होती है वही लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो आगे अब जो हमारे पास है, तीनों में डिफरेंस, पहले और तीसरे में डिफरेंस क्या, नेचर ऑफ पैरामीटर। पहला जो है वो दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स ले रहा है, और तीसरा जो फंक्शन वो दो डबल टाइप के ले, तो नेचर ऑफ पैरामीटर चेंज होगी है। पहले और दूसरे में क्या फर्क है, नंबर ऑफ पैरामीटर में डिफरेंस है। तो इस तरह ये क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग। लेकिन ये फंक्शन की ओवरलोडिंग है। अब देखिए रिटर्न टाइप चेंज है, यहाँ इंटीजर है, यहाँ इंटीजर है, डबल है, तो रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती, जो मर्जी आ जाए। जो चीज मैटर करती है नाम करती है और पैरामीटर्स करते हैं। पैरामीटर की या तो आप नंबर कम या ज्यादा कर दें, ठीक है, या नेचर चेंज कर दें, डाटा टाइप चेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, सेम चीज कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। अगर यही चीज कंस्ट्रक्टर के ऊपर हो जाए, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे होगा, ठीक है, उसमें भी पैरामीटर डिफरेंट होंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्योंकि रिटर्न टाइप नहीं होती, तो रिटर्न टाइप यहाँ भी हम कंसीडर नहीं करते। रिटर्न टाइप वहां से भी खत्म हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पे हो जाएगा, उस पर भी पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होंगे, नेम क्लास के नाम पे होगा सब फंक्शंस का, तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के। एक तो कहलाता है अर्ली बाइंडिंग भी कहलाता है, ठीक है। एक तो कहलाता है अर्ली बाइंडिंग से आता है, ठीक होगी बात। एक इसे हम कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है, ये इसी के नाम है, ठीक है। और एक और कौन सा नाम होता है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया जो नाम है इसका, एक अर्ली बाइंडिंग कहलाता है, ठीक है, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाता है, और एक और नाम था आई थिंक सो, चले बार ये नाम इसी में ही आते हैं, अगर बाद में याद, सॉरी रन टाइम नहीं, रन टाइम वो दूसरा आता है, ये नहीं है, वो वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट पे आता है।
ठीक है। तो चलें, अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग, ये एक ही नाम है, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट के नाम है। अब हमें इससे पता कैसे लगता है कि ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, अर्ली बाइंडिंग है या फंक्शन ओवरलोडिंग है? वो आपको ऐसे पता लगता है, अगर आप यहाँ आते हैं, अब अगर ऑब्जेक्ट आप बनाएं तो देखिएगा आपको कंपाइलर ही हेल्प देना शुरू करेगा, आप कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। क्लास का नाम न्यू क्लास है, नॉन स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना के हम कॉल करेंगे, एन है इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा यहाँ न्यू न्यू क्लास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब एंड डॉट करेंगे ना आप, तो अब यहाँ आपको पता लग जाएगा कौन सा सम करना है, कॉल करें। देखिए तीनों सम लिस्ट में आ गए हैं। पहले बता रहा है डबल डबल टिक कॉल करना चाहिए, पहले पता लग गया है, तो इसे अभी अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी वजह से कहते हैं, जब हम कॉल कर रहे हैं देखिएगा पैरामीटर हम वैसे ही दे रहे होंगे, ये डबल टाइप के हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, ये तीन इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। लेट्स अगर आप ये लिखते हैं, अगर यहाँ वन लेट्स यहाँ कहता हूँ, यहाँ मैं टू कहता हूँ और यहाँ थ्री कहता हूँ, अब मुझे पता लग गया कंपाइलर को कि ये तीन इंटीजर वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में तीन इंटीजर वाला कॉल होगा। अगर मैं यूं करता हूँ एंड डॉट सम को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ मैं वैल्यू 1 और 2 पास करता हूँ, अब ये मुझे पता है इंटीजर वाले कॉल करेगा, ठीक है। अगर मैं एंड डॉट, ठीक है, सम कॉल करता हूँ, ठीक है, अब ये डबल डबल टाइप के करेगा, लेट्स सपोज 2.2 कहता हूँ, ठीक है। इससे पहले ही पता लग गया है कि कौन से कॉल होने जा रहे हैं, तो इसलिए हमसे अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं कि कंपाइलर को पता लग गया है आर्गुमेंट से एक ही। इसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, यानी इसकी टाइप जो वो चेंज नहीं हो रही, वो वैसे ही रह रही है हमारे पास, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज इंटीजर ए में आप दिखा सकते हैं शो करके, ठीक है। अब ये यहाँ हम क्या देते हैं, इंटीजर बी को वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है, और यहाँ आपने क्या कर देनी है, डबल सी को वैल्यू असाइन करके आप इनको आप दिखा सकते हैं, जो भी आंसर आएगा आप वैल्यू वहां दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में पहले पता लग जाता है, ठीक है। यहाँ आप ए कर दें, कनकैट कर दें, बी के साथ कनकैट कर दें सी के साथ, तो यहाँ हमारा आ जाएगा डबल कोट्स, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा हमारा डबल कोट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको रिजल्ट पता लग जाता है पहले ही। अब आपको पहले पता लग गया यहाँ दोनों डबल टाइप के पैरामीटर पास हो रहे हैं, यहाँ दो इंटीजर टाइप के पास हो रहे हैं, तीन इंटीजर टाइप के, पहले ही पता लगे, कंपाइलर को भी पहले पता लगते, तो अर्ली बाइंडिंग है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारा वो दूसरा होता है, ये स्टैटिक है, इसमें स्टैटिक में कोई डाटा टाइप चेंज नहीं हो रही, जो है चीजें वैसे ही चल रही हैं, ठीक है। आपसे जस्ट, और से फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो तीनों नेम सेम है, तो याद रखिएगा नेम और नेचर ऑफ पैरामीटर पे चीजें डिपेंड करती है, रिटर्न टाइप पे डिपेंड नहीं करती। तो ये था छोटा सा हमारा टॉपिक था, फंक्शन ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी यही होता है, अगर आप कंस्ट्रक्टर बना देंगे ओवरलोडिंग में जाके, ठीक है। और देखिए 6, 3 और 6.5 हमारे पास आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी ऐसे ही होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी ऐसे ही होती है, ठीक है। अब जरा हम ये तो चलें शॉर्ट सा था, इतना मुश्किल था। ओवरलोडिंग से मुराद ही क्या होता है, ओवरलोड यानी ज्यादा आपने चीजें रख दी, तो आर्गुमेंट्स में हम रखते हैं ज्यादा चीजें, ठीक। अब जरा हम नेक्स्ट जो है मेन टॉपिक वो है स्टैटिक वाला। स्टैटिक के हमारे 7 केसेस हैं, तो सातों के सातों केसेस में आपको यहाँ रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फाइल में आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ बना लेते हैं प्रोजेक्ट न्यू, ठीक है। ओपन नहीं करना, न्यू क्रिएट करना है, फाइल है, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगा। यह MCS4A के नाम से हम नाम स्टैटिक ही रख देता ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाला जरा समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो यहाँ हमारे पास 7 केसेस आते हैं, 7 केसेस हैं हमारे पास यहाँ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, उसी तरह हमने यहाँ राइट क्लिक करके हमने न्यू क्लास ऐड कर लेनी है, ठीक है। क्लास का नाम लेट्स हम टेस्ट ही रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं, ठीक होगी बात। तो अभी सबसे पहले हम केस लेके चलेंगे ग्लोबल वेरिएबल के लिहाज से, 2 ग्लोबल वेरिएबल के लिहाज से आएंगे, 2 लोकल वेरिएबल के लिहाज से आएंगे, 4 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2 कॉलिंग के लिहाज से हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 1 शेयर के लिहाज से हो जाएगा, टोटल ये 7 केसेस हमारे पास बन जाएंगे। तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इंटीजर ए, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। जिसका स्टैटिक नहीं कहता वो नॉन स्टैटिक होता है। दूसरा स्टैटिक इंट बी, ये 2 वेरिएबल है जो हम बना देते हैं, ठीक है।
अब ये जो वेरिएबल हैं ये ग्लोबल हैं, कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकते हैं ये जरा देखते हैं। क्लास में ज्यादा क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। फंक्शन स्टैटिक भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। तो ये मैं जरा सम का फंक्शन, डिस्प्ले का फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, जो कि नॉन स्टैटिक है। और एक स्टैटिक का फंक्शन आते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एक स्टैटिक का फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पब्लिक और यहाँ क्या आ जाएगा, स्टैटिक आ जाएगा। और डिस्प्ले की मैं डिस्प्लेज कर देता हूँ, ये एस स्टैंड फॉर के स्टैटिक वाला है, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ए और बी। फंक्शन हमारे पास स्टैटिक भी होते हैं, नॉन स्टैटिक भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर, ये नॉन स्टैटिक है ना, इसके अंदर दोनों के दोनों एक्सेसिबल होंगे, ए बी बी। तो लेट्स सपोज यहाँ ए को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, ए इज इक्वल टू लेट्स सपोज हम 7 कह देते हैं, ठीक है, और बी को भी हम लेट्स सपोज 7 ही कह देते हैं। नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो। ये देख लिया, ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस कह देता हूँ, या प्लस प्लस से इंक्रीमेंट पहले ही कर देते हैं, ठीक है, ठीक होगी बात। तो ये ए के लिहाज से आ गया, और इसी तरह ये हमारे पास आ गया बी के लिहाज से, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर, ठीक है, नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स दोनों ही एक्सेसिबल होते हैं नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर। ये रूल 1 हो गया। रूल 2 क्या हो गया, स्टैटिक अगर फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन से स्टैटिक की ही चीजों को हैंडल करेगा, ग्लोबल, ठीक है। अब यही दो लाइनें मैं यहां लिखूं, देखिएगा मुझे ए पे एरर देगा, क्योंकि ए नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक स्टैटिक को एक्सेस करता है। अब देखिए ए पे मुझे क्या कर रहा है, एरर दे, ठीक है, इससे मैं करता हूं कमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब दो रिजल्ट हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल के लिहाज से, वो दोनों ग्लोबल वेरिएबल नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर दोनों ही एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल होते हैं। ये दो रूल हमारे आगे, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, ठीक होगी बात। अब हम दो ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास केसेस खत्म हो गए उसके, अब हम आते हैं लोकल वेरिएबल्स तरफ। तो फंक्शन में आते हैं, लोकल वेरिएबल किसके अंदर होते हैं, फंक्शन के अंदर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड आ जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज एक सम के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, सम जो नॉन स्टैटिक होगा, और एक हम जरा सब्ट्रैक्ट के लिहाज से बनाते हैं, उससे हम जरा स्टैटिक रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जरा हम सब्ट्रैक्ट वाला जो है ना, ये स्टैटिक वाला फंक्शन है। अब लोकल वेरिएबल्स जो है ना, इसमें हम नॉन स्टैटिक के लिहाज से बात करते हैं। तो नॉन स्टैटिक दोनों में एक्सेसिबल है। लेट्स सपोज इंटीजर a इज इक्वल टू a1, a कह देते हैं, ठीक है, कोई नया वेरिएबल है, इक्वल टू 5 कह देता हूं, और यहां मैं क्या देता हूं, a में प्लस प्लस कर दें। तो लोकल वेरिएबल दोनों में एक्सेसिबल है, ये इधर भी ओके है और इधर भी ओके है। तो लोकल वेरिएबल जो है, नॉन स्टैटिक लोकल वेरिएबल, दोनों फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है। लोकल वेरिएबल है वो स्टैटिक फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होता है, और नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर भी क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। लोकल वेरिएबल दोनों फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक का लोकल के साथ कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। स्टैटिक वेरिएबल कभी भी लोकल होता ही नहीं है। ये देख लीजिए, स्टैटिक मैं कहता हूं, एंड कहता हूं, लेट्स a1 कह देता हूं, तो ये समझिए एरर देगा। क्यों, स्टैटिक लोकल वेरिएबल हो ही नहीं सकता, होता ही क्लास का, उसका ताल्लुक ही क्लास के साथ होता है। ये यहां मैं अगर करता हूं स्टैटिक इंट a1, ठीक है, तो यहां भी एरर दे रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिक का लोकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो ग्लोबल ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 केसेस क्या हुए हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक होगी बात। तो ये हमारा एरर रहता है, ठीक है। तो 4 रूल्स हमारे पास हो जाते हैं, 2 ग्लोबल के लिहाज से, 2 लोकल के लिहाज से। ग्लोबल के लिहाज से क्या है, अगर फंक्शन नॉन स्टैटिक है तो ग्लोबल वेरिएबल चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, दोनों नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर दोनों ही एक्सेसिबल होते हैं ग्लोबल, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो। स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल ही एक्सेसिबल होते हैं। ये ग्लोबल के 2 रूल्स हो गए। लोकल के स्टैटिक तो होता ही नहीं है, स्टैटिक का लोकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ऐसे निकाल दें। अब बता, नॉन स्टैटिक वेरिएबल आपका जो है वो दोनों फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है, स्टैटिक के अंदर भी और नॉन स्टैटिक फंक्शंस के अंदर। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स दोनों के अंदर आ सकते हैं।
तो ये हमारे 4 रूल्स हमारे यहाँ कवर हो जाते हैं इस क्लास में आके। ठीक होगी बात। अब जरा हम मूव करते हैं मेन फंक्शन का, बाकी मेन फंक्शन के लिहाज से आते हैं। तो 4 हो गए। अब जो स्टैटिक फंक्शन हैं वो क्लास के नाम पे कॉल होंगे, जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है वो किसके नाम पे कॉल होंगे, ऑब्जेक्ट के। तो ये पहले यहां मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, टेस्ट का है ऑब्जेक्ट, टी है इक्वल टू न्यू टेस्ट के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, अब टी डॉट करके ना ये ऑब्जेक्ट है। देखिए मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर सकता हूं, डिस्प्ले स्टैटिक था, ये डिस्प्ले है। और सम भी मैं कॉल कर सकता हूं, और टी डॉट डिस्प्ले में ये भी कॉल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन स्टैटिक हैं, ऑब्जेक्ट के नाम पे कॉल हुए हैं, और टी ऑब्जेक्ट है किसका, टी क्लास का। ठीक है, तो सम और डिस्प्ले दोनों क्या थे, नॉन स्टैटिक थे। अगर आप यहां चेक करें, सम भी नॉन स्टैटिक है और ये डिस्प्ले भी नॉन स्टैटिक है, ये हमें ऑब्जेक्ट के नाम पे कॉल हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है टी। 5 रूल हो गए। छठा रूल क्या है, टेस्ट के नाम पे, टेस्ट क्लास का नाम है, डॉट करूंगा तो देखिए डिस्प्लेस भी कॉल हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी कॉल हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल इसलिए मैं नहीं कह रहा, वेरिएबल जो होते हैं ना, याद रखिएगा स्टैटिक वेरिएबल आपने पब्लिक ही रखने होते हैं। ठीक है, वो विजिबल होंगे बाहर, नॉन स्टैटिक और प्राइवेट है। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेस का फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है क्लास के नाम पे, स्टैटिक है, और डॉट यहाँ पे करता हूँ सब्ट्रैक्ट का, ये भी कॉल हो रहा है। ये दोनों क्या थे, स्टैटिक फंक्शन थे। और देखिए डिस्प्लेस, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट, दोनों स्टैटिक फंक्शन है। तो मेरे पास कैसे हुए, क्लास के नाम पे कॉल हुए। तो स्टैटिक फंक्शन क्लास के नाम पे कॉल होते हैं, नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल होते हैं। तो ये हमारे हो गए 6 रूल्स। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है कि ये शेयर्ड होता है। शेयर्ड कैसे होता है, ये जरा चीजें देख लेते हैं, इनमें कमेंट कर देता हूं मैं। ठीक है, शेयर्ड की बात अब आ जाती है। तो शेयर्ड की बात हम ऐसे एक्सेस करते हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे कंस्ट्रक्टर एक बना लेता हूं। ठीक है, पब्लिक आ जाएगा, ठीक है, टेस्ट आ जाएगा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन जाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आके ना मैं दोनों में इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं a इक्वल टू प्लस प्लस ए कर देता हूँ और b इक्वल टू प्लस प्लस बी करता हूँ। ये दोनों मैंने इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के दोनों इंक्रीमेंट कर दिए। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ बाय, और मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये टी या दूसरा मैं बना लेता हूँ, लेट्स एस के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, 2 हो। अब जो आपका वेरिएबल जो है ना बी, जो कि स्टैटिक है, ठीक है, बी वेरिएबल की स्टैटिक है ना, हाँ बी स्टैटिक है। बी जो है इसमें भी, टी में भी और एस में भी, दोनों में शेयर्ड होगा। कैसे, ये मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। तो ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, ये लेट्स सपोज मेरे पास टी का ऑब्जेक्ट बन गया और ये मेरे पास एस का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो यहां मैं फंक्शन के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसके लिहाज से, वेरिएबल के लिहाज से। ए इसके अंदर मौजूद है, टी के अंदर। ठीक है, और ये लेट्स सपोज एस है, एस के अंदर भी मेरे पास यहाँ क्या मौजूद है, ए मौजूद है। इसमें भी ए की वैल्यू क्या है, वो है 7। इसमें भी ए की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, दोनों के अंदर ए मौजूद है क्योंकि दोनों टेस्ट के ऑब्जेक्ट है, टेस्ट में ए पड़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों में ए की वैल्यू क्या है, 7। एस और टी के अमंग बी जो है वो शेयर्ड है, बी यहां की वेरिएबल पड़ा, इधर बी के अंदर भी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 7। अब जब फर्स्ट टाइम मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं टी का, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल होने से दोनों में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी इंक्रीमेंट होके, क्योंकि ए में इंक्रीमेंट होके ए को इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहां भी इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना एस वाली, तो इस ए में, क्योंकि एस का अपना ए है, इसमें जाके 8 हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन थी। दूसरी लाइन थी स्टैटिक, दूसरी स्टैटिक थी बी, बी यहां पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है टी भी इस बी को शेड कर रहा है और बी एस बी को शेड कर रहा है। अब जब मैं बी को इंक्रीमेंट करूंगा ना, इस 8 की का वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या आया, ए की वैल्यू स्टार्ट से अगेंस्ट 7 से 8 हुई, यहां भी ए की वैल्यू 7 से 8 हुई है। ठीक है,
जबकि स्टैटिक की वैल्यू 7 से 8 हुई और 8 से 9 भी हो गया, 2 दफा इंक्रीमेंट हुआ है एक ही वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि बी शेयर्ड है, टी के साथ भी और एस के साथ भी शेयर्ड है। पहले टी ने एक का इंक्रीमेंट किया, टी के ऑब्जेक्ट ने जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर एस के इंक्रीमेंट ने एक कॉल किया, तो 8 से 9 वैल्यू होगी। लेकिन ए दोनों का अपना अपना मौजूद है। हर ऑब्जेक्ट जब भी आप रहते हैं उसकी अपनी कॉपी होती है, तो ये ए शेड नहीं होते, इसका अपना टी का अपना ए है और एस का अपना ए है। और ए मौजूद है क्लास के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर ए मौजूद है, इंटीजर ए, उस पर वैल्यू 7 पड़ी हुई है। तो टी के अंदर भी ए मौजूद है, एस के अंदर भी ए मौजूद, दोनों की वैल्यू 7 7 है। जब टी का कंस्ट्रक्टर चला, इसने अपने टी ने ए को 7 से 8 कर दिया और एस ने अपने ए को 7 से 8 कर दिया। अलबत्ता बी शेड था, टी ने पहले 7 से 8 कर दिया, 8 से 9 कर दिया। अब ये वैल्यू मैं आपको अगर दिखाता हूं तो आप देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि पहली दफा जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा 8 8 आ रहा होगा, अगली दफा जो डिस्प्ले करूंगा 8 9 आ रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया। ठीक है, तो एक मैं यहाँ डिस्प्ले का फंक्शन एक डमी बना देता हूँ, या शो का फंक्शन डमी, जिसपे मैं दोनों वैल्यू शो करता हूँ। पब्लिक वाइड शो का फंक्शन है जिसमें ये वैल्यू शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं एस आउट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं दिखा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ टी के लिहाज से वैल्यू दिखाता हूँ, तो टी के लिहाज से ये वैसे टी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू दिखा देता हूँ, ए की वैल्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कनकैट करते हैं और बी की वैल्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक होगी, ये टी के लिहाज से आ जाएगा। पहले जो टी मैंने बताने के लिए कोशिश की कि टी की है। ठीक है, अगला जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ये मैं एस के लिहाज से कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा पहली लाइन में आंसर आ रहा होगा 8 और 8 जब मैं शो को कॉल करूंगा। दूसरी लाइन में आंसर आ रहा होगा, क्योंकि दोबारा पहले प्रिंट तो एक ही कर रहा हूं ना, 8 और 9 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इस शो को अब यहाँ के कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, टी डॉट शो, क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शन है, टी डॉट शो करके कॉल किया है। अब इसे रन करते हैं, 8 8 और 8 9 आंसर आ रहा होगा। ठीक होगी बात। अब ये पहले 9 क्यों आ गया पता है? क्योंकि शो को मुझे पहले यहां कॉल करना चाहिए था, मैंने एक ही दफा कॉल कर लिया। पहले तो मुझे यहां कॉल करना चाहिए था टी के लिहाज से, अब मुझे एस के लिहाज से कॉल करना चाहिए था। ठीक है, वो मैंने गौर नहीं किया, यूं कॉल करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिएगा 8 8 और 8 9 आंसर आ रहा होगा। ठीक होगी बात। ये देखिए पहले टी के लिहाज से आंसर आ रहा है। ठीक है, जब मैंने शो के फंक्शन को कॉल किया। इसको जरा मजीद बेहतर कर लेते हैं, शो के फंक्शन को टी यहां से खत्म कर देते हैं। ठीक है, टी खत्म हो गया, एस को यहां से खत्म करते हैं, जरा और रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ताकि हमें ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, अब ए और बी को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, पहली दफा टी के लिए ऐसे शो कॉल कर रहा हूँ और दूसरी दफा एस के लिए ऐसे शो कॉल कर रहा हूँ। देखें, ये टी के लिए ऐसे शो कॉल किया है तो इसकी बार आंसर 8 8 आया है। फिर मैंने एस के लिए ऐसे शो कॉल किया तो 8 9 आंसर आया। समझ आ गई बात की? इन एक्चुअल होना यूं चाहिए था। क्यों? टी के अपना ऑब्जेक्ट है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के ऑब्जेक्ट से मैंने शो का अपना अपना फंक्शन कॉल करना चाहिए था। वो मैंने इकट्ठा कॉल कर दिया था तो वैल्यूज इकट्ठी सारी आ गई थी, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने यूं करना चाहिए। टी डॉट शो से क्या वैल्यू 7 से 8, बी की वैल्यू 7 से 8 हुई। ठीक है, और जो एस डॉट शो से है तो ए की वैल्यू 7 से 8 हुई है, लेकिन जो स्टैटिक वैल्यू 8 से क्या हो गया, 9 हो गया, ये शेड होती है। तो इस तरह ये हमारे स्टैटिक के 7 केसेस कवर होते हैं। तो इनकी समरी आपको बता देता हूं। ठीक है, समरी क्या है? समरी ये है, ग्लोबल वेरिएबल्स अगर होंगे तो नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर दोनों एक्सेसिबल है, स्टैटिक फंक्शन के अंदर सिर्फ स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल है। लोकल में स्टैटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और लोकल वेरिएबल नॉन स्टैटिक दोनों स्टैटिक फंक्शन के अंदर, नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर, दोनों फंक्शंस के अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होकर यूज हो जाते हैं। 4 हो गए। स्टैटिक जो होते हैं क्लास के नाम पे कॉल होते हैं, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट ना के कॉल होते हैं। 6 हो गए। और स्टैटिक के 7वां रूल स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड होता है। तो इस तरह हमारे पास ये चीजें यहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ हम इस बात को कवर करते हैं। तो यहाँ जो है मेरा आज का जो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है एरेज का।
एरेज का टॉपिक वो लाजमी 2 लेक्चर लेगा, ठीक है। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप लोग मुझे फ्राइडे को 9:45 से 10:15, 10:20 या 10:30 तक टाइम दे देंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरा टाइम ना लूँ, 40 मिनट का सेशन होता है ना, कोशिश यही करूंगा। अटेंडेंस तो कोई नहीं लेनी मैंने, ठीक, कोशिश करूंगा वो जो टाइम है 40 मिनट्स का, 40 मिनट से ज्यादा तो इंशाल्लाह जाना ही नहीं है, इंशाल्लाह मेरी पूरी ट्राई होगी। कोशिश करूंगा 40 मिनट से पहले खत्म कर लूँ। थर्सडे को तो होगी ना क्लास, लेकिन मुझे डाउट इस बात का कि हमारा एरे का टॉपिक खत्म नहीं होगा उसके अंदर। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि, क्योंकि अगर मैंने खत्म करने की कोशिश की तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और है भी टेक्निकल, तो एक लेक्चर में खत्म करना थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूँ, वो आप चाहे 10 से 10:40 तक भी दे दे, मैंने एक ही लेना है, और मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट से ज्यादा ना लूँ। जी सर, कर लेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अगर अवेलेबल ना भी हो तो बाकी रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। और सर रिकॉर्डिंग्स काइंडली आप सारे अपलोड कर लें जितनी भी हैं, मैंने सारा ताकि कुछ, यासिर मैंने सारा कुछ आज के लेक्चर से पहले पहले जितनी भी वीडियोस हैं सारी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है जितने सर। कोड हैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, जितनी स्लाइड्स हैं ठीक सारी है। अपलोड कर चुका हूँ, जितने असाइनमेंट और क्विज के नंबर हैं एग्रीगेट करके वो भी सारे अपलोड कर चुका हूँ। आज की ठीक है चीज सर। अभी मौजूद नहीं, और सर ये मिड में सारा ही आएगा ना, मतलब जितना हमने किया अभी तक? एरे तक सारी चीज शामिल है। ठीक है सर। तो ये मेरी पूरी क्लास से ही सवाल है, आप क्या फ्राइडे को 10 से 10:40 तक अवेलेबल होंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से आप फ्राइडे को फ्री होते हैं ना। जी जी सर, फ्री होते हैं फ्राइडे। यस सर, ले लेंगे। और सर जो नहीं ले सके वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, क्योंकि कोर्स तो कवर करना क्योंकि है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो चीज क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जावा में थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंट सा इम्पोर्टेंट चीज है, तो मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। और एक लेक्चर में कहते हैं मैं करा तो मैं दूंगा, लेकिन उसमें इतने कॉन्सेप्ट आ जाएंगे फिर आपने मुझे ये नहीं कहना कि समझ नहीं आया था। आपकी मर्जी, अब जैसे आप कहते हैं। सर रिकॉर्डिंग उसी दिन अपलोड कर दीजिएगा ना, जो बच्चे रह जाएंगे वो उसी दिन देख लेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में उन्हें समझ आ जाए। चलें ठीक है, ऐसे अगर है तो ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, तो ये अटेंडेंस ना यासिर, आप मुझे ऐसा करो ना कि अटेंडेंस जो है ना मुझे आप पिक्चर लेके सेंड कर दो, ठीक है सर। ठीक है। फिर मैं वहां से अटेंडेंस देके लगा लूंगा जो मौजूद हैं। जो नहीं है ना वो अपना नाम बेशक लिख के सेंड कर दीजिएगा, जो थे भी नहीं। ठीक है, किसी किसी का कोई क्वेश्चन है पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, जिनका प्रोजेक्ट का इश्यू है वो दोबारा लॉगिन होकर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उनके सवाल के जवाब देता हूँ। अभी जरा जावा के लिहाज से बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। जिनका प्रोजेक्ट का इश्यू है वो दोबारा भी लॉगिन हो जाएगा, और जिनका नहीं है वो बेशक आप ना आइएगा, नो प्रॉब्लम, आप पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बाकी जो है अगर किसी को कोई जावा से रेलिवेंट जो आज पढ़ा कोई सवाल है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बाकी हर चीज अपलोडेड है कैनवस पे, ठीक है। आज से पहले पहले जो चीजें सारी अपलोडेड हैं, और जो पेपर है मिड का ना वो एरेज तक शामिल है चीजें हमारी, ठीक है। और अटेंडेंस है वो अभी मुझे यासिर भी सेंड कर देगा, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं तो उनकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर,